हेलो नमस्कार। लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले हर एक कैंडिडेट्स आप लोग ध्यान दीजिए कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पेपर की तैयारी सुमेर जी सर आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर के अभी भी काफ़ी डाउट्स हैं आपके मन में। उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए जो है ये क्लासेस रखी जा रही है। तो थोड़ा सा इस बात का गौर फरमाएगा, जो पहला पेपर है उसमें इंडिया जीके भी है, साथ में राजस्थान जीके करंट अफेयर्स भी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां से अगर आप कुछ नंबर हद से ज़्यादा कुछ अच्छे खासे स्कोर कर पाते हैं तो आप लोगों के लिए जो सपने हैं, आप लोग जो देख रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है लाइब्रेरी साइंस के लिए आप कुछ कर पाएं या आप लोग वो सीट कवर कर सकें, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हम लोग भी आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो मैं जो हमारी ओसाइट टीम है वो आपके लिए 150 क्वेश्चन लेके आई है, और ये जो है इंडिया के आधुनिक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं आधुनिक भारत का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए। इसमें मिलेगा क्या, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें यह है कि जो पिछले टाइम जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, पहली बात तो ये। और उससे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको लिखाता जाऊंगा। इसलिए आपको अपनी बुक एंड जो आपका पेन है वो आपको, सॉरी, नोटबुक और पेन अपने साथ में रखना है, ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें, लिख सकें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहली बात है कि टेस्ट जो है आप लोगों को मिलता है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के ऐप पर। अब आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। 14 अगस्त आने वाली है, 14 अगस्त को है संडे, और उस संडे के दिन में आपको मिलेगा टेस्ट, और वो भी टेस्ट छोटा मोटा नहीं, मेगा टेस्ट मिलेगा। और अब एक नहीं, यहां पे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, मेगा टेस्ट, इसका ध्यान रखेगा। और ये जो मेगा टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, तो आप लोगों को ये जो है मेगा टेस्ट देना है। और मिलेगा कहां, वो मिलेगा ऐप पर, जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप फ्री जो है ये मेगा टेस्ट दीजिएगा। इसमें देखिए 2 टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे। एक तो मिलेगा फर्स्ट पेपर का टेस्ट, दूसरा मिलेगा सेकंड पेपर का टेस्ट। दोनों ही अलग अलग टाइम में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए नई इंफॉर्मेशन है, 14 अगस्त तक थोड़ी सी तैयारी करके रखिएगा। और इसमें जो अनाउंसमेंट होगा, जो पहले नंबर पर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर जो रहेगा, वो सुमेर जी सर आपको बता देंगे कि आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है या क्या मिलेगा आप लोगों को। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14 तारीख को मेगा टेस्ट होने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोर्स जानकारी दे देता हूं कि अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है तो जल्दी से खरीद लीजिएगा। 999 जो रुपए हैं उसमें आप लोगों को कोर्स मिल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। सेकंड पेपर तो बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है। फर्स्ट पेपर की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सिलेबस आया है उसके हिसाब से आप लोगों की मेहनत करवा रहे हैं, है ना। तो आप लोग को ये सारी जानकारी मिल जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आप बात करना चाहते हैं सुमेर सर से तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर, तो आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएगी। साथ में ये बताना चाहूँगा, जो 100+ टेस्ट की बात कही है वो भी आप लोगों को इसी ऐप पर मिलेगी, वो भी फ्री, इसी के साथ इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग को बता देता हूं कि जो आप लोग ऐप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप प्ले स्टोर पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, तो आप आराम से उसके जो है ऐप तक पहुंच जाएंगे और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम लोग थोड़ा क्लास को कुछ नए तरीके से करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे, और इसलिए दिखेंगे अच्छे से कि आप लोग जो है अपनी नोटबुक में वो पॉइंट्स लिख सकें जो आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा लिखाने वाला हूं। तो ये जो है इंडिया जीके में आप लोगों को मैं ये बता सकता हूं कि यहाँ पर काफी ऐसे क्वेश्चन है आप वो लोगों को लगेगा कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं यही ट्राई करूंगा कि जितने क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वो आप तक पहुंचाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है। देखिएगा ये जो सारे क्वेश्चन है एसएससी या हम लोग कह सकते हैं स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की मैं बात करूं तो उसको बोला क्या जाता है, तो उसको बोला जाता है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद। अब अगर पूछ लिया जाए कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी या किसके काल में हुई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड
हेस्टिंग के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अगर सन पूछ लिया जाए तो 1772 यानी कि 1772 के टाइम में ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। यानी कि आप लोग जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, है ना, उस वक्त ये इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो कंपटीशन का जो जरिया है वो कहां से आया था, तो याद रखने कभी भी पूछ लिया जाए तो चीन से, है ना। सबसे पहले जो कंपटीशन की जो कीड़ा था, है ना, जो कंपटीशन एग्जाम का कीड़ा है वो चीन से आया था। और भारत में भी इसकी जो है इसकी बारे में चर्चा हुई थी। और प्रशासनिक सेवा का जो जनक है उसको माना जाता है कॉर्नवालिस को, या हम लोग कह सकते हैं सिविल सेवा, सिविल सेवा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके जो जनक हैं वो है कॉर्नवालिस को बोलते हैं, है ना। परीक्षा की शुरुआत चीन से हुई थी, ये तो मैं बता चुका हूं। अब यहां पे आता है कि सिविल सेवा की अवधारणा किसने दी थी, तो याद रखना लॉर्ड मैकाले ने इसकी अवधारणा दी थी। और वो जो सन आता है वो आता है 1854 के वक्त में, ओके। और ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी लॉर्ड मैकाले के तौर पे, क्या नाम है, लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने बोला था कि हाँ ये सही है कि हम लोग क्या करेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम से हैं हम लोग क्या करेंगे, सिविल सेवक को लेंगे, है ना। तो शुरुआत अगर माना जाता है कि जिसकी स्टार्टिंग कब होती है, एग्जाम की स्टार्टिंग जो है स्टार्ट होती है 1855 के वक्त में, है ना। 1854 में रिपोर्ट बनी थी, 1855 में ये जो है कंपटीशन एग्जाम जो सिविल सेवक है वो लेना स्टार्ट किया था 1855 में। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं उनका जो नाम है वो है टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्तू जी, ठीक है, टैगोर, ओके। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये क्रैक करके दिखाया था और टाइम लगा था 1864 के टाइम में इन्होंने ये किया था, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाला कौन था, वो भी कलकत्ता में, इसका ध्यान रखना क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है, तो वो है कलकत्ता में। और किसने की थी, तो है वो आता है लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली ने क्यों किया था उसके बारे में भी एक घटना आती है। कहते हैं कि टीपू सुल्तान को हराने में बहुत मशक्कत लगी थी, जिसकी वजह से लास्ट में जाते जाते उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया और फिर फोर्ट विलियम को जो है वहां पे उसकी निशानी के तौर पर, यानी कि वो जीत गए थे तो उनके निशानी के तौर पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि कब की बात है, ये 1800 के वक्त की बात है। और अगर महीना पूछ लिया जाए तो है जुलाई, और दिन पूछ लिया जाए है 10 जुलाई 1800 के टाइम स्थापना, यानी कि देखिए जो तारीख है उस टाइम इसको स्टेबलाइज किया गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेंसी एक्ट। अब देखिए काफी बार टेंसी एक्ट पूछा जाता है और कभी कभी काश्तकारी अधिनियम पूछा जाता है। इन दोनों को अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि साथ में कभी एग्जाम में नहीं देता, ठीक है। तो काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ या टेंसी एक्ट कब लागू हुआ, वो हुआ 1822 के वक्त में, ये ध्यान रखिएगा इस बारे में, ठीक है, क्योंकि काश्तकारी के और भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट पेज क्या है, अब यहां पर ध्यान फरमाएगा आप लोग, थोड़ा गौर फरमाए इस बात पर कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ। अगर आपके सामने ऑप्शन होते, मैं थोड़ा आपको ऑप्शन दे देता हूं कि अगर आपके सामने ऑप्शन होते 1825, 1824, 1857 या 1855, तो आप क्या करते उस समय, तो आप आंसर देते 1857। मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि बैरकपुर का जो है रिलेशन होता है वो होता है 1857 की क्रांति के ऊपर। लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था वो एक अलग तौर पे था। ये हुआ कब था, वो हुआ था 1824 के वक्त। अब इसकी भी एक घटना आपको सुना देता हूं कि होता क्या है कि एक वक्त में जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, बर्मा पर हमला करने जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि बर्मा को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो वहां पर जाने के लिए एक युद्ध छेड़ा जाता है और यहां पर जो भारतीय सैनिक है वो अपने साथ में लेके जाते हैं और साथ में ये लेके जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको 800 किलोमीटर पैदल जाना होगा। ये वो आदेश जो है फरमान जारी कर देते हैं। इससे भारतीय जो सैनिक थे उनका जो है गुस्सा फूटने लग जाता है, क्योंकि उनको पैदल चलना पड़ रहा था, ना कोई गाड़ी थी ना कुछ और था। वहां पे सिर्फ जो बैलगाड़ियां या कह सकते हैं जो भी ट्रॉली करके लेके जा रहे थे वो सारे के सारे अंग्रेजों के सामान लेके जा रहे थे,
कोई भी सैनिक जो है किसी और जरिए से नहीं जा रहा था, सारे सारे पैदल जा रहे थे। इसकी वजह से बैरकपुर एक छावनी थी, उसमें जो है सैन्य विद्रोह हो गया था और वो सोच रहे थे कि ये हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये जो है ये 1824 में एक सैन्य विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना। फिर इसको दबा दिया गया था और उसके बाद में आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा। सबसे पहला जो है क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बोला था बैरकपुर के ऊपर, और एक और क्वेश्चन बनता है कि बैरकपुर पे एक टाइम आता है जो आप लोग को याद होगा, 29 मार्च 1857, है ना। कौन सी डेट है ये वो डेट है जब हम लोग कहते हैं हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो सकता है, या हम लोग कहते हैं इसका प्रारंभ हो गया था स्वतंत्रता संग्राम का, है ना। किसने किया था, सबको पता है, मंगल पांडे साहब ने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि वो एक कारतूस थे, आप लोगों को सबको पता है, चर्बी वाले कारतूस, है ना। उन्होंने उसका यूज करने से मना कर दिया था और फिर मंगल पांडे साहब ने वहां पर एक सैनिक अधिकारी को मार दिया और ये जो है स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो चुका था 29 मार्च 1857 को, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी गौर फरमाइए। वो क्वेश्चन क्या है, काफी बार पूछा गया है ना। जैसे मैं अगर बात करूं एसएससी के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है कि मंगल पांडे कौन सी जो है प्लेटून में सैनिक थे, तो याद रखना 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ट्री के सैनिक थे, उसी के एक सैनिक थे जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया 29 मार्च 1857 को, है ना। तो ये बैरकपुर छावनी की ही घटना है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है ना इन चीजों को। चलिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ, दूसरा ये पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में बैरकपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, किसने की थी, या मंगल पांडे किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है। एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल था जिसको कहा जाता है उसने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किया था, वो आता है विलियम बेंटिंक। ठीक है, और इनका कार्यकाल काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखना 1828 से लगाकर 1835। कार्यकाल इसलिए लिखा रहा हूं कि काफी मैंने एग्जाम में देखा है कि वहां पर यह पूछा जाता है कि जैसे विलियम बेंटिंक का एक ऑप्शन दे दिया, दूसरा मान लीजिए डलहौजी का दे दिया, और फिर बोलते हैं कि इसमें जो है सिमिलर कौन कौन से है, या हम लोग कह सकते हैं उनकी जो है ईयर कार्यकाल को मिलाइए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। तो 1835 के वक्त में जाते जाते इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोल दिया था, विलियम बेंटिंक ने। इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कलकत्ता ही क्यों, यहां पर कलकत्ता ही ज्यादा क्यों देखिए आ रहा है, तो याद रखना अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल की तरफ ही अपना कब्जा करना शुरू किया था, फिर पूरे भारत की तरफ वो आ गए थे, है ना। तो इसलिए कलकत्ता के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो बालिका हत्या उस समय बहुत जोरों पर था। ठीक है, 1830 के वक्त में बालिका हत्या पर जो है रोक लगा दी गई थी, और वो कौन थे वो आप लोग सभी जानते हैं। 1830 के टाइम में कौन था, 1828 से 1835 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक ने ये जो है प्रतिबंध लगा दिया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं धीरे धीरे आपको सारे नोट्स लिखा रहा हूं, वो भी आप लिखते रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, है ना। शेयर करें नहीं करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मन होगा तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या और आप लोगों को नया चाहिए, या आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। ओके, चलिए इतना तो कर ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी कि भारतीय प्रेस पर एक प्रतिबंध लगा था। क्या लगा था, प्रतिबंध, यानी कि इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि अब जो है न्यूज़पेपर नहीं आएंगे, नहीं कोई प्रचार होगा, तो ये रोक लगा दी गई थी। अब यहां पर पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है। वो बोला था लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को, है ना। तो इसके ऊपर देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको ये बारे में सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बनता है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता या
मुक्तिदाता, स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ये मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटको को बोला जाता है। इसने कब किया था? 1835 के बाद, है ना। अगर ये पूछ लिया जाए कब, तो 15 सितंबर को 1835 के वक्त में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। और भारतीय प्रेस की जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा था? तो लगा था 1823 के वक्त में, है ना। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और प्रतिबंध करने वाला जो गवर्नर जनरल था उस समय था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा क्योंकि ऐसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, नहीं आया तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूं कि जो है सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस, या हम लोग कह सकते हैं ईस्ट इंडिया ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? तो याद रखेंगे उस चीज का कि 1684 के वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी, ताकि जो है वहां की न्यूज लोगों को मिल सके कि क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा इस मार्केट में। नेक्स्ट आता है इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम कमीशन की स्थापना के बारे में बात करें तो आता है लॉर्ड डलहौजी, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी, ये जो कमीशन की स्थापना हुई थी 1852 के वक्त में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि इनाम कमीशन ये चाहता था कि जहां पर, है ना, मतलब ये क्या चाहते थे? टैक्स चाहते थे। तो ये क्या करा, उन्होंने कहा कि जो कर, जिसमें कर नहीं लग रहा, जिस भूमि में कर नहीं लगता उसको बोलते कर रहित, है ना। जिस भूमि पर टैक्स नहीं लग रहा उस भूमि का हम लोग पता लगाएंगे और उसको क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। तो ये इनाम कमीशन की जो है इसी हिसाब से स्थापना की गई थी। यानी कि जो खाली जमीन है, जो जिसपे टैक्स नहीं लग रहा, उसको हम लोग ढूंढेंगे, फिर उसको जब्त कर लेंगे और अपने कंट्रोल में रखकर उससे जो है हम लोग और पैसा बनाएंगे। ये उनका काम था। नेक्स्ट आता है किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी एक व्यवस्था की गई थी और इस व्यवस्था से यह किया गया था कि किसान जितने भी फसल उगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं उसका 50% किसको देगा? वो उस सरकार को हम लोग कह सकते हैं या उन व्यक्तियों को देगा जो अंग्रेजों से रिलेट करते हैं या अंग्रेजों को देगा। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, अब आप लोग अगर बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो इसकी शुरुआत किसने की? देखिए ये क्या होता है कि एक क्षेत्रफल होता है, उसके आधार पर ये देखते हैं कि इतना बीघा जमीन है या इतनी बड़ी जमीन है, उसका 50% कितना होगा। ये अंग्रेज किया करते थे इस रैयतवाड़ी व्यवस्था से, है ना। जो हम लोग कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत है जो है सबसे पहले मद्रास में कर दी गई थी और पूरा मद्रास यानी कि संपूर्ण मद्रास इसके चपेटे में था। और ये घटना आती है आपकी 1820 के वक्त में। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण किस रियासत में लगी थी? तो आता मद्रास में। कब लगी थी? तो आता है 1820 के वक्त में। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो याद रखेंगे थॉमस मुनरो। कभी थॉमस बोला जाता है, कभी टॉमस बोला जाता है ना। लेकिन आपको तो आपका आंसर पता ही होगा। तो थॉमस मुनरो को इसका जो है प्रतिपादक या उसको शुरुआत करने वाला या कुछ भी बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नरबली यानी कि आदमियों का बलि चढ़ा देना का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के वक्त में हुआ था। इस बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। नरबलि प्रथा उस समय बहुत ज्यादा चल रही थी। जैसे देवी देवता का जो भी किसी का हो जाता था भला तो वो जो है मुंडी काट देते थे लोगों की, ठीक है। तो ये नरबलि को उन्होंने जो है जायज नहीं ठहराया था और उन्होंने क्या किया कि इसको रोकने की कोशिश की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। अब इसका जो कार्यकाल आता है वो काफी बार पूछा गया एग्जाम में। 1848 से लगाकर लगभग 1856 तक इनका कार्यकाल रहा है। 12 मतलब करीबन 8 साल का जो है कार्यकाल इनके रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? और उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। उस वक्त भारत के पास बहुत सारा पैसा था, यानी भारत जो है सोने की चिड़िया थी। ब्रिटेन इसी वजह से यहां पर आया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, भारत को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया ताकि वो पैसा कमा सके और ज्यादा। फिर उसने क्या किया, जितने भी पैसा आता था
वो क्या करता था, ब्रिटेन की तरफ लेके जाता था, इंग्लैंड की तरफ लेके जाता था। इससे क्या हो रहा, भारत की स्थिति खराब और इंग्लैंड की स्थिति अच्छी हो रही थी। इसी वजह से संपत्ति के अपवहन की बात की गई, यानी कि संपत्ति इधर से उधर जा रही है और फायदा उनका हो रहा है। तो इसके ऊपर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो किया दादा भाई नौरोजी ने। इसका ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है भारत में टेलीग्राफ। देखिए टेलीफोन नहीं है, टेलीग्राफ है। टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? अब मैं ऐसे आपको समझा नहीं सकता टेलीग्राफ ऐसे एक्चुअली होता कैसा है, तो आपको क्या करना, गूगल पे सर्च करना टेलीग्राफ होता क्या, जिनको नहीं पता है तो आप लोगों के सामने फोटोज आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो टेलीग्राफ किसके द्वारा शुरू की गई थी? याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। और ये कलकत्ता वो आगरा, यानी कलकत्ता से आगरा की तरफ जो है ये आराम से अपनी जो है इंफॉर्मेशन भेज सकते थे टेलीग्राफ लाइन के द्वारा। इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1853 के वक्त में, 1853 के वक्त में। और साइंस का क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राफ की जो है खोज किसने की थी। तो इसका आप लोगों को सीधा सीधा जो जवाब आता है वो आता है सैम्यूल मोर्स। ठीक है, याद रखेंगे, सैम्यूल मोर्स 1837। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, इसी वजह से ये इस तरह से आप लोगों के सामने स्क्रीन रखी गई है। ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में सारी चीजें याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? तो मुंबई, यानी कि उस वक्त बंबई बोला जाता था, उस मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे 1854। और यहां पे एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है क्या, कि भारत में पहली सूती वस्त्र कब स्थापित की गई? तो 1854। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि पहली सूती वस्त्र का उत्पादन कब हुआ था, तो उसके 2 साल के बाद में 1856 को होता है। और काफी स्टूडेंट को मैंने देखा है 1854 वहां पे राइट करके आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि मेरा राइट है, लेकिन ऐसा नहीं, उत्पादन 2 साल के बाद में हुआ था 1856 के वक्त में। ओके, चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो आता है, हाँ, मुंबई या बंबई को क्या बोला जाता था? तो याद रखना, उसको बोला जाता है सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की कैपिटल थी ये, राजधानी थी ये, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर गौर फरमाइएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? यानी अंग्रेजों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि अब उनको लग रहा था कि अब हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। तो ये कौन सा युद्ध था, ये कौन सी घटना थी जिसके बाद उनकी हिम्मत और बढ़ गई थी? तो आता है प्लासी का युद्ध, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी के युद्ध के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जून का महीना था, उस समय एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। अब यहां पे होता कौन कौन है तो मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ होते हैं बंगाल का नवाब, उसके सामने कौन होते हैं? अंग्रेज, है ना। अंग्रेज का जो कहते हैं ना सेनापति होता है, उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, एक सामने एक होता है बंगाल का नवाब, दूसरी तरफ होता है रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का सैनिक होता है, मतलब सेनापति होता है। ठीक है, और नवाब का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। ये तो आप लोगों को, काफी लोगों को याद होगा, सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला को धोखा मिलता है और धोखे के कारण वो ये युद्ध हार जाता है। अगर ये युद्ध वहां पर जीत जाता तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती कि यहां पर भारत के ऊपर वो कब्जा करके इतने सालों तक लूटता। तो बंगाल और जो अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है वो होता प्लासी का युद्ध। याद रखेंगे डेट क्या है? 1757 की। उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत पर, उससे पहले वो सोचा करते थे कि हम यहां पर सिर्फ बिजनेस करेंगे, लेकिन जब ये युद्ध जीता तो उनको लगा कि हम लोग इनको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, हम इनको झुका सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ करता था? तो याद होता है जमींदार को। कैसे? मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आप लोग को दे देता हूं। अब क्या होता था कि अंग्रेज इनको जमींदार रखा करते थे। अब जमींदारों को ये बोलते थे कि आपके नीचे जितने भी किसान हैं
वहां से आपको करीबन 50% जो है आप लोग को वहां से उसको टैक्स लेना है, यानी वहां पे जो है कर लेना है, उस भूमि का जो है रुपया लेना है। तो वो क्या करते थे, गांव वालों से वो 60% लेते थे, 50% अंग्रेजों को दे देते थे, 10% अपने पास रख लेते थे। तो सबसे ज्यादा फायदा जमींदारों को होने लगा था, है ना। तो भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी, यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो भू राजस्व प्रणाली जो शुरू करने वाला था वो था कॉर्नवालिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ये बताते हैं कि किसके द्वारा बंगाल व बिहार में, क्या है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई, वो भी कहां, बंगाल व बिहार में। काफी बार यह पूछा गया स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ कहां किया गया, तो बंगाल और बिहार में किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 22 मार्च जो डेट है वो आती है 22 मार्च, और सन अगर बात की जाए तो 1793, 1793 के वक्त में। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेतवाड़ी, ये रेतवाड़ी है, रेतवात्री नहीं है, वही सेम है जो पिछले एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई, तो याद रखेंगे 1820 के वक्त में इसको लागू की गई थी, है ना। थॉमस मुनरो, अभी तो आपको पढ़ाया था, ऐसे कैसे भूल सकते हो आप लोग, भूलना नहीं है, आप लोगों को याद रखना है ना। रेतवाड़ी के बारे में अभी मैंने पिछले शायद स्लाइड में आपको पूछा था, या पिछली वाली स्लाइड में आपके सामने क्वेश्चन आया था। थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो, इनके द्वारा ये माथाबोड़ी की गई थी, रेतवाड़ी व्यवस्था की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। अब महालवाड़ी होता क्या, मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। महाल अलग है, वाड़ी अलग है। तो महाल को उस वक्त जो है कहा जाता था, या तो गांव कहा जाता था या जागीर बोला जाता था। वहां से वो टैक्स लिया करते थे, उसको जो है अपने कंट्रोल में लिया करते थे। तो महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, तो 1820 यहां पर राइट आंसर होगा। 1822 के वक्त में की गई थी, है ना। और ये इसको पारित करने वाले थे, वो थे लॉर्ड हैस्टिंग। इसने इसको उसकी शुरुआत की थी 1822 के वक्त में। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि महलवाड़ी प्रथा को शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, या जन्मदाता कौन था, वो थोड़ा अलग है। उनका नाम था होल्कर मैकेंजी। ठीक है, गलत मत कर देना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था बिहार, है ना। वहां पे इनकी खेती करवाना शुरू कर दिया था अफीम की, ताकि लोगों को, है ना, कुछ अलग सा टेस्ट दिया जाए और वो क्या हो जाए, इनके वो आदी हो जाए, जिसकी वजह से ये अंग्रेजों ने बिहार को चुना था। चलिए नेक्स्ट आता है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण रहा। उस समय बंगाल में जो है कह सकते हैं ना, कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था 18वीं सदी से पहले। लेकिन ब्रिटेन को लगा था कि अगर ये लोग अच्छा वस्त्र बनाने लगे तो हम लोगों की वैल्यू गिर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को जो है निर्यात करने वाले, यानी यहां से जो माल जा रहा था ब्रिटेन की तरफ, उसके ऊपर क्या लगा दिया, उच्च तट कर लगा दिया, है ना। यानी कि जहाज पे चढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाने लग गए थे। इसकी वजह से वहां का जो है काम ठप होने लग गया। नेक्स्ट आता है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई, जो नील की खेती करने वाले जो व्यक्ति थे, जो किसान थे, उनकी दुर्दशा पर लिखी गई थी नील दर्पण। उसके लेखक कौन थे, तो वो किसानों के मित्र थे, जिनका नाम था दीनबंधु मित्र। इन्होंने नील किसानों की जितनी दुर्दशा थी, कितने जो दुख झेल रहे थे, उनके ऊपर एक किताब लिखी नील दर्पण, और उसका जो है छपाई करके पूरे भारत को बताया कि नील खेती करने से क्या होता है। नेक्स्ट आता है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहां लगाया गया। कहवा पीने के शौकीन अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है कहवा कहां लगाया था, तो याद रखना वायनाडा जनपद में लगाया था। और अब यहां पर आप लोग सोचेंगे ये है कहां, तो बता देता हूं, ये केरल में, ये केरल में था जनपद उस समय, वायनाडा जनपद, ठीक है। और वहां पर उन्होंने पहला कहवा बागान लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट,
भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? अब देखिए जनगणना के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये आपके सामने कि प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो आता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पहली बात क्लियर। पहली जनगणना कब हुई थी? अगर पहली जनगणना पूछ ली जाए तो पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1872, 1872। लेकिन यहां पर अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि संपूर्ण जनगणना, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, जनगणना कब हुई थी, तो वहां पर जो डेट आती है 1881। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि जो हर 10 साल के बाद में, हर 10 साल के बाद में जो जनगणना है वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी 1881 को। ये भी ध्यान रखना, हर 10 साल में ये जनगणना होती है और इसकी जो प्रारंभ किया गया था वो 1881 के वक्त से स्टार्ट किया गया था। पहली जनगणना 1872 को हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज। ओके, अगला आता है सर टॉमस मुनरो। अभी मैंने थॉमस मुनरो के बारे में बोला, वही है सर टॉमस मुनरो। किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो आप लोगों को याद तो हो गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं और एग्जाम पास में आ गए तो अब आपकी जो तैयारी है वो पुख्ता हो जानी चाहिए। जो मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूं, जो आप लोगों के क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा और आप लोगों की जो तैयारी है वो उसको आपको परखना होगा, है ना। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। अब मैं अगर आपको साल पूछ लूं तो साल कौन सा था, वो था 1820, है ना, याद तो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था, यानी कि जितना वहां से राजस्व मिलता है उसका कितना परसेंट वो जो है वहां के राज्य को देगा, तो 89% वो है उस राज्य को देगा। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, उससे ज्यादा ये नहीं आया हुआ है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित उनके प्रबंधन के लिए चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय जो है एक बैंक खोल दिया गया था जिसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक, है ना। अब जो अवध कॉमर्शियल बैंक खोला गया था 1881, ये देखने के लिए कि अब जो है पैसे का मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो ताकि वहां पर है ना कुछ टाइम के लिए एक ऐसी जगह हो जहां पैसा इकट्ठा हो, किसी की जरूरत हो तो उसको मिल सके, तो अवध कॉमर्शियल बैंक को शुरुआत की गई थी 1881। और अभी मैंने पिछली बार बोला था कि 1881 में क्या हुआ था, प्रथम जनगणना, संपूर्ण जनगणना हुई थी, ये आपको याद रखना होगा। अवध कॉमर्शियल बैंक जो है स्थापना की गई थी और ये लगभग करीबन काफी टाइम तक चली थी, आजादी के बाद तक ये जो है बैंक थी, लेकिन जो सन आता 1958 उसके बाद में इसको बंद कर दी गई, इसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, है ना। और ये बैंक की स्थापना यूपी में की गई थी, फैजाबाद नाम की जगह थी, उत्तर प्रदेश में। राइट, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां लागू की गई। देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने पिछला भी बताया था कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किसने की थी, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। चलिए वापस थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, कहां पे है वो, ये रहा, ठीक है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किसने किया था, तो आता लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1793 में था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया, तो यहां पर आएगा मद्रास प्रेसिडेंसी और उसके साथ आता मुंबई प्रेसिडेंसी। इन दोनों जगह पे एक साथ इन्होंने ये शुरुआत की थी, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये निकलता है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, वो आंसर होगा 1913 में। इस्पात की बात करता हूं तो सबसे पहले 1993 में ही ये इस्पात का जो है दौर स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। और कभी कभी ये पूछा जाता है लौह इस्पात के बारे में, लौह इस्पात के बारे में, तो लौह इस्पात का कारखाना कब खुला था, तो ये आंसर होता है 1918 के टाइम में। 1918 में कारखाना खुला था, है ना। कहां पर, तो हीरापुर नाम की जगह है। कहां है, पश्चिम बंगाल, या हम लोग कह सकते हैं उस समय बंगाल का एक जगह थी, तो पश्चिम बंगाल में है हीरापुर नाम की जगह। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? देखिएगा, रेल बजट उस समय 1924 के वक्त के बाद से इन्होंने रेल बजट को अलग से पारित किया। पहले वित्त बजट और साथ में ही ये बजट आता था, तो अब रेल बजट को चेंज कर दिया गया। अब वित्त बजट और रेल बजट दोनों थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो 1924 के वक्त से ये सामने आया कि रेल बजट को अलग कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था? तो यहां पर आंसर होता है लॉर्ड मेयो। भारत में जब पावर की बात करें कि भारत का विकेंद्रीकरण का जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम में की गई थी। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता, अगर आप राजस्थान में जो है लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान जीके से कि मेयो कॉलेज कहां है? मेयो कॉलेज कहां स्थित है वो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। और जिन्होंने अच्छी से तैयारी की है उनको तो पता ही होगा, है ना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मेयो कॉलेज कहां पर है आप कमेंट करके इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। यह कथन किसका था? मतलब कि इनका कहना था कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जितनी भी विचारधाराएं हैं वो मेल नहीं खा रही, है ना। सबसे बड़ा है कि आर्थिक हित, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी, वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ कंडीशन से टकरा रही है। तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या हो गया कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। अभी मैंने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था कि जो धन के बारे में था, धन का अपवहन, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में धन का अपवहन जो ज्यादा हो रहा है, तो किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी ने। और यही बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी के जो है कथन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? देखिएगा, पहले उद्योग तो लगते थे, लेकिन जो नए तरीके के उद्योग हैं, कुछ मशीनरी टाइप के, वो उद्योग की अभी स्टार्टिंग का जो बोलते हैं तो वो है 1850 के वक्त से ये आधुनिक उद्योग की स्थापना शुरू हुई थी, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत और जननी की संज्ञा किसने दी थी? मतलब भारत में पहले उद्योग तो हुआ करते थे, लेकिन पूरे भारत में फैलाने का जो श्रेय जाता है वो रेलवे का जाता है। जब से रेलवे की स्थापना हुई थी या रेलवे को बिछाया गया था, तब से जो है ये उद्योग है उसमें चार चांद लग गए थे। तो यहां पर अभी क्वेश्चन बन रहा है कि आधुनिक उद्योग की अग्रदूत और जननी की संज्ञा किसने दी है रेलवे को? वो था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। अब यहां पर आपके दिमाग में ये आया होगा कि रेलवे की पहली पटरियां कहां बिछाई गई या कहां से पहली जो है ट्रेन रवाना की गई थी। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं पहली पैसेंजर अगर ट्रेन की बात करूं तो वो आती है 1853 के टाइम में, है ना। और ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई यानी कि बंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी, ठाणे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पटसन मिल कहां स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली पटसन, देखिए ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आता आंसर रीसरा, बंगाल में, जो अभी कलकत्ता में है। कोलकाता के पास है। पहले देखिए, पहला साम्राज्य हुआ करता था बड़ा बड़ा, तो बंगाल उस समय पश्चिमी बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसी के अंदर में आते थे। लेकिन अब जो है कलकत्ता के अंदर में आता है रीसरा। ठीक है, तो पहली पटसन मिल कहां खोली गई? तो वो रीसरा, कोलकाता के पास है। क्लियर है? देखिए, अब यहां पर आपके दिमाग में आया होगा कि कब इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि पहली पटसन मिल है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कब इसकी शुरुआत की गई, स्थापना की गई। तो आता है 1859 के वक्त में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस का कराची अधिवेशन अंडरलाइन कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, 1930 का, याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया कराची अधिवेशन कब हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली थी? अब उससे पहले जो है भारत में अंग्रेज आ रहे थे, उनको कभी
खरीदना और उसमें बसने की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन 1833 के बाद में उन्होंने ये करना शुरू किया, भूमि को खरीदना शुरू किया, पर्सनली खरीदना शुरू किया और वहां पे बसने लगे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने इस बुक में से अभी जो है उस समय के जो हालात थे, इकोनॉमिक टाइप के जो जितने हालात थे पिछले जब 1857 की क्रांति की बात करूं या अंग्रेजों ने जब तक शासन किया है उसके बारे में इन्होंने ये जानकारी दी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले पेज में क्या क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहला बनता है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। वो इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ये अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय योजना समिति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, आने वाले टाइम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने ये बात कही थी। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त थे 1938। अगला क्वेश्चन, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? सिंचाई आयोग, देखिएगा सिंचाई उस समय जो है कर्ज में चल रही थी, इसलिए लॉर्ड कर्जन के काल में, देखिएगा इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे इनका जो कार्यकाल आता है वो आता है 1899 से लगा के 1905 के वक्त। ठीक है। और जो लॉर्ड कर्जन है वो सबसे कम उम्र के वायसराय थे, सबसे कम उम्र के वायसराय। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनाए? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? कृषि विभाग की स्थापना के बारे में बात करें तो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, और ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो वो पड़ा था उड़ीसा में, क्योंकि उस समय जो है एक यही जगह थी जो एक बार ही जो है अकाल पड़ा था जहां पे नहीं पड़ना चाहिए, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आता है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? देखिए कलकत्ता की बात कर रहे हैं, तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की शुरुआत की गई थी 1772, यानी कि 1772 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? देखिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ये बंगाल गजट का बन ही गया, 1780 में इसको जो प्रकाशन किया गया, लेकिन किसके द्वारा, ये किसने कोशिश की थी? 1779 की बात है, 1779 की बात है। ठीक है, एक नाम था हिक्की, जो आप अभी देख लेंगे, हिक्की, जेम्स अगस्टन या अगस्तन भी बोलते हैं, अगस्टन, ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चले, जेम्स अगस्टन हिक्की ने ये शुरुआत की थी ताकि जो है जानकारी, इधर की जो हर एक जगह की जानकारी मिल सके, इसलिए इन्होंने ये जो है प्रकाशन किया था, सबसे पहला समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट। नेक्स्ट आता है गीता, यानी कि वो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिएगा पहले भागवत गीता जो गीता थी वो संस्कृत में थी, फिर धीरे धीरे इसका अनुवाद किया जाने लगा, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो वो थे विलियम्स विल्किंस, जो 1785 में इसका जो है अनुवाद किया था। नेक्स्ट आता है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई थी? देखिए अंग्रेजों को ये चाहिए था कि यहाँ की जो खबर है, एक जगह की खबर दूसरी जगह को आराम से मिल सके, इसलिए उन्होंने ये किया था बिजली संचालित तार सेवा की शुरुआत। तो ये बात करते हैं, वो आता है कलकत्ता आगरा के मध्य या पहली बार आरंभ की गई थी, ये इस बारे में ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि कब की बात है? तो ये बात है 1853 की, 1853 की बात है, 1857 की क्रांति से पहले की बात है। तभी उनको सारी जानकारी मिल जाती थी कि झांसी में क्या हो रहा है, सतारा में क्या हो रहा है, या दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। इसकी वजह से ही उन्होंने जो 1857 की क्रांति को दबाने में उनका महत्वपूर्ण रोल अपनाया था। ठीक है, और इसका जो कहते हैं उस वक्त लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से ये संभव हो पाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला बनता है कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आता है जोनाथन डंकन। बनारस विश्वविद्यालय का आता है जोनाथन डंकन 1791 में। लेकिन उसके साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो याद रखेंगे कॉर्नवालिस करता है। क्योंकि हर बार यह पूछा जाता है बनारस संस्कृत विद्यालय का, जब पूछा जाए अगर दोनों में अगर ऑप्शन जोनाथन डंकन होगा तो जोनाथन डंकन सही होगा, कॉर्नवालिस नहीं सही होगा। यह आप ध्यान रखें इस बात का। अगला नेक्स्ट पेज आता है। नेक्स्ट पेज में पहला क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी या बिहार का दीवान बनाया था? ठीक है, दीवानी किसने सौंपी थी बिहार की? तो यहां पर आता है रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन किसको? राजा सिताब राय को सौंपा था, है ना। अब आगे बात करते हैं महाराणा रणजीत सिंह जी के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनने लायक हैं। तो यहां पर पहला आता है महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहां पे आता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ठीक है, बिल्कुल खड़क सिंह थे महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत की बात करें तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। तो यहां पर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। मैं पढ़ा चुका हूं ना आप लोगों को, तो ये तो याद ही होगा आप लोगों को, है ना। तो अब ये जो सिद्धांत है स्थायी बंदोबस्त का, है ना, जो अगर मैं सन लिखा हूं तो आता है 1793 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सहायक संधि प्रणाली के जनक। देखिए यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। सहायक संधि प्रणाली के जो जनक हैं वो कौन थे? यहां पर बिल्कुल मैं कह सकता हूं लॉर्ड वेलिजली है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलिजली को यहां पे बोला जाता है सबसे ज्यादा फैलाने वाला, यानी कि बहुत विस्तार रूप से प्रयोग करने वाला व्यक्ति यही था। ठीक है, याद रखना, बहुत विस्तार रूप से इसने प्रयोग किया था सहायक संधि के तौर पे। ये आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, है ना। और भारत में इसी ने, जैसे मान लीजिए कि भारत में कहा जाता है कि लॉर्ड वेलिजली के हिसाब से ही ये सब कुछ जो है सहायक संधि की जो है प्रक्रिया सामने आई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो आता है लॉर्ड कैनिंग ने यह पढ़कर सुनाया था घोषणा पत्र, जो उस समय रानी विक्टोरिया ने इसको लिखा था। नेक्स्ट आता है रणजीत सिंह जी के ऊपर। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन बनेंगे रणजीत सिंह जी किस मिसल से संबंधित है, और ये मिसल क्या होता है? अब मिसल की बात करता हूं तो इस मिसल का मतलब होता है किस गण से थे, या किस क्या कह सकते हैं, जो आपके वर्ण हैं वो किस वर्ण से रिलेट करते हैं। तो यहां पे आता है शुक्र चकिया, ठीक है, गोत्र कह सकते हैं, वो उससे रिलेट करते थे। नेक्स्ट आता है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? बहुत अच्छा है, मीर कासिम। ठीक है, ये बात हो रही है बंगाल की। कौन सी? ये जो बात कर रहा हूं बंगाल की हो रही है। जब सिराजुद्दौला, प्लासी का जो युद्ध था आप लोगों को पता है, प्लासी के युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला मर जाता है, और उसके बाद में मीर कासिम को थोड़े टाइम के लिए वहां का जो है अधिकारी या राजा नियुक्त किया जाता, ताकि अंग्रेजों को आराम से वहां पर धन मिल सके और वहां पे उनकी हेल्प मिल सके, इसलिए ये किया था। अगला क्वेश्चन गौर फरमाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 के वक्त में। अगर रियल डेट की मैं बात करूं तो वो आता है 22 से 23 अक्टूबर 1764, 1764 के वक्त में, है ना। अब यहां पर आता है उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो था शाह आलम। ये मुगल शासक था, उस समय मुगल का ही शासन था दिल्ली पर। अब बक्सर के युद्ध के कुछ और भी पॉइंट्स निकलते हैं, वो उसके बारे में जानकारी लेते हैं ना। यहां पर लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, आप भी लिख लीजिएगा। देखिएगा, बक्सर के एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरी तरफ थे 3 मुख्य राज्य, यानी कि 3 मुख्य राजा थे। अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध लड़ने वाला था वो था हेक्टर मुनरो। क्लियर है? लेकिन सामने 3 राजा थे। सबसे पहले अभी मैंने बता दिया था दिल्ली का मुगल राजा, जिसका नाम था शाह आलम।
शाह आलम द्वितीय, सेकंड तौर पे कौन आता है? तो यहां पे ध्यान रखने का अवध, ठीक है। अवध का जो राजा था, ये ध्यान रखना, अवध का जो राजा था या अवध का जो नवाब था सुजाउदौला। देखिए सिराजुद्दौला और सुजाउदौला दोनों अलग हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। सुजाउदौला ये अवध का शासक था। फिर तीसरे नंबर पर वहां आता मीर कासिम, जो कहां का शासक था? ये बंगाल का शासक था, ठीक है। ये तीनों इनसे हार जाते हैं। बक्सर के युद्ध को यह बोला जाता है कि इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों को पूरी बागडोर, भारत की पूरी बागडोर उनके हाथ में आ जाती है और यहां से भारत का जो है कह सकते हैं कि पतन का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अंग्रेज यहां पे शासन करने लग जाते हैं और एक सोने की चिड़िया बर्बाद करके वो रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? एक अच्छा शासक टीपू सुल्तान, 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन अगला वाला डिंडीगुल क्या है? यहां पर आप लोग काफी जो है लोग ये सोचते हैं कि डिंडीगुल क्यों दिया गया है, या तो आप लोग ये सोचते हैं कि ये एग्जाम में छोड़ने के लिए आया होगा, या फिर ये सोचते हैं कि शायद ज़्यादा लोग गलत करें, इसके लिए ये एग्जाम में पूछा गया। लेकिन थोड़ा आप ध्यान देंगे, डिंडीगुल इसलिए पूछा गया क्योंकि ये तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर है ना। ये प्राचीन शहर है जो हैदर अली से रिलेट करता है, हैदर अली है ना, जो टीपू सुल्तान के पिताजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करें तो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी। 1 जुलाई को तो स्कूलें खुलती है ना हर जगह, लेकिन 2 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब यहां पर सन की बात करूं तो 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको करना कुछ नहीं है, जल्दी से लाइक कर दो, है ना, शेयर कर देना मत भूलना। वैसे भी आप लोग जो हैं लाइब्रेरियन के स्टूडेंट्स हैं, तो वहीं तक पहुंचाना जहां लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरह के आपको क्वेश्चन लगे हैं ये। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ? मतलब इन्होंने कह दिया कि अब हम लोग विस्तार नहीं करेंगे, हम जितना राज्य है उतना ही अच्छा है। वो इस डफर आदमी ने किया था जिसका नाम है डफरिन। ये डफरिन के समय किया गया था, है ना। ये भारत का वायसराय था और ये जो निर्णय लिया गया था 1884 के टाइम में ये निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात आती है ठगों का दमन किसने किया था? देखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले काफी लोगों ने मूवी देखी होगी, कुछ ठग लोग होते हैं जो अंग्रेजों को लूटते हैं। तो ठगों का दमन का जो काम था वो दिया गया था कर्नल स्लीमैन को, और उन्होंने बखूबी निभाया। और इनके टाइम में जो है ठगों की हालत खराब कर दी गई और ठगों को निकाल दिया गया। वो था 1809 के टाइम की बात है, 1809 के वक्त की बात है। अगले क्वेश्चन आता है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो आता है चूड़ामन या चूड़ामणि। अब यहां पर काफी लोग ये गलत कर सकते हैं कि सूरजमल को अगर आप लेते हैं तो यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के तौर पर खड़ा करने का काम जो है चूड़ामन या चूड़ामणि ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जाट राजा को जाटों का अफलातून, आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। तो आता है महाराजा सूरजमल को, है ना। इन्होंने बहुत अच्छी शक्ति बनाई थी जाटों से मिलाकर और एक अच्छे राजा भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया था? देखिए, लोहगढ़ और लोहागढ़ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लोहगढ़ का आता है बंदा बहादुर। लोहागढ़, अब यहां पर आप लोग जो है राजस्थान की तैयारी तो कर ही रहे हैं, है ना, क्योंकि अब थोड़े दिनों के बाद में आपके एग्जाम हो जाएंगे। लगभग 1 महीना आप लोगों के सामने है, तो आपने थोड़ी तो राजस्थान जीके पढ़ी होगी। और अगर आप लोग दुर्ग के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बार ये पूछा जाता है लोहागढ़ के बारे में, लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। तो आपको जवाब देना है वो कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर जवाब देना, जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो आता है फारूक सियार। औरंगजेब के चले जाने के बाद फिर धीरे धीरे जो है मुगल सल्तनत जो है डूबने लगता है, लेकिन फिर भी वहां पे जो फारूक सियार होता है, वहां का बादशाह होता है, मुगल बादशाह होता है दिल्ली का, उसने बंदा बहादुर की हत्या का जिम्मा लेता है और उनको मरवा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में सिख राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है? तो रणजीत सिंह के जी के हाथों में यही बागडोर आती है, वो सिख साम्राज्य को इकट्ठा करते हैं और संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह जी ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना, उन्होंने लाहौर को जब जीता था ना, तब जाकर उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो आप में से भी काफ़ी जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आप लाइब्रेरियन की जो है सीट के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके उसको जीत लेंगे तो आपको भी क्या मिल जाएगी? कोई उपाधि मिल जाएगी। कौन सी? लाइब्रेरियन की। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा। उम्मीद यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और सुमेश जी सर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत जायज़ जाएगी ये मुझे लगता है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं OSI के, वो अब इस बार जो है 3rd ग्रेड में लगने वाले हैं लाइब्रेरियन के तौर पे, है ना? यही उम्मीद कर रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? उनके बीच में एक ही संधि है, वह अमृतसर की संधि। अब क्या होता है उस वक्त कि अंग्रेजों की ताकत और रणजीत सिंह की ताकत दोनों ही बहुत अच्छे से बढ़ रही होती है, तो अंग्रेज सोचते हैं कि अभी इनसे युद्ध नहीं करते हैं, अभी क्या करते हैं, इनको अभी दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने अमृतसर की संधि करते हैं। ये घटना है 1809 के वक्त की, और वो ये संधि कर लेते हैं। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो आता है सतलज नदी। अब होता क्या है, सतलज नदी एक तरफ बह रही है, उसके पूर्वी तरफ यानी कि इस तरफ अंग्रेजों का हक हो जाता है, अंग्रेज बोलते हैं इस तरफ मेरा हक है, दूसरी तरफ रणजीत सिंह का, ठीक है, पश्चिमी तरफ का, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, एक नदी के तौर पे ये अपने साम्राज्य का निर्धारण करते हैं। क्लियर? ये वही संधि है, अमृतसर की संधि के तौर पे ये रख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड एलनबरो। लेकिन किसने किया था उसका भी जवाब आपको शायद आगे मिल जाएगा कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय हुआ था, क्योंकि सिंध को विजय करना बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो अगर सन की बात करूं तो ये आती है 1843 के आसपास की बात आती है, 1843 1843 के बाद की उस वक्त की बात आपके सामने आती है। ये देखिए आ गया कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, तब जाके सिंध उनके आगे झुक पाया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, देखिए कि यहां पे थोड़ा सा अंतर है। डुप्ले एक फ्रांसिस था, यानी कि फ्रांस का रहने वाला था। डुप्ले को यह माना जाता है कि सहायक संधि का प्रयोग प्रथम बार इसने किया था, तो जनक इसको ही माना जाता है। लेकिन यहां पर अगर यह पूछा जाए कि भारत में बहुत व्यापक तौर पे सहायक संधि किसने की थी, व्यापक तौर पर, ठीक है, देखिए मैंने दोनों बताए हैं, तो व्यापक तौर पे अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली आ जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली आपके सामने आता है, व्यापक तौर पर सहायक संधि का जन्मदाता जो है वो आता है। लेकिन प्रयोग सबसे पहले जो है फ्रांसिस डुप्ले ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। और इस सहायक संधि के तौर पर सबसे पहले जो राज्य उनके कदमों में आया था तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि में जुड़ने वाला राज्य था 1798 के वक्त का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा कि सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। पहला क्वेश्चन जैसे आपने ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखा ना, मैंने बोला था कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, लेकिन इसमें देखना सहायक संधि को सुनिश्चित बहुत अच्छी तरीके से और बहुत व्यापक रूप से किसने प्रदान किया, तो वहां आता है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, वो आप लोगों को देखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो याद रखेंगे लाहौर, और इस लाहौर को जीतने के बाद उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी।
आगे आता है गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, कि यानी कि गोद नहीं ले सकते, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये सब जानते हैं। गोद प्रथा जो प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसमें आप लोग जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाते हैं, तो वही गोद प्रथा प्रतिबंध के कारण जो है झांसी, सतारा, ऐसे बहुत सारे जो राज्य हैं जो अंग्रेजों के अधीन चले गए थे, ये जो लाने वाला था वो था लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डेनमार्क की, अगला क्वेश्चन, चलिए, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? देखिए डेनमार्क, अब जब यूरोपियन कंट्रियां भारत की तरफ आई थी तो उसमें डेनमार्क भी था। तो डेनमार्क की जो प्रथम व्यापारिक कंपनी का जो गठन हुआ है वो आता है 1616 को, 1616 को ये इसकी स्थापना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर आएगा सर आयरकुट ने। वांडीवास का जो युद्ध है ना वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ फ्रांसीस थे। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है क्योंकि ये दोनों व्यापारी कंपनियां थी और चाहती थी कि अपने जगह पे वर्चस्व कायम कर सके, इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था, हमेशा युद्ध होता रहता था। लेकिन जो वांडीवास का युद्ध है वो 1760 के वक्त में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने बैंड की थी? क्योंकि इसी नगर से उन्होंने अपना जो है रास्ता खोलना स्टार्ट किया था। तो आता है शाइस्ता खान। शाइस्ता खान ने इनको ये जगह दे दी थी ताकि यहां से वो आगे कुछ न कुछ व्यापारी कंपनियां खोल सकें। इस हिसाब से मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? अब यहां पर देखिए मुगल बादशाह, देखिए हर बार ये जो है क्वेश्चंस अलग से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डुप्ले, अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था पिछली लाइन में, जहाँ पे साइक संधि का इसने जो है हम लोग कह सकते हैं कि छोटे रूप में इसने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो यहाँ याद रखेंगे चंद्रनगर का इसको जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद में उसको पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया। देखिए डुप्ले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहना। नेक्स्ट आता है डुप्ले का एक और क्वेश्चन कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ये गोडेहू है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक या दो बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको आप आराम से बता सकते हैं। तो गोडेहू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया? देखिए जब यूरोपियन कंपनियां आती हैं तो उसमें पुर्तगाली भी होते हैं, और पुर्तगाली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी में आप लोग क्लियर हो जाएंगे। 1510 के टाइम में ये गोवा पर अधिकार कर लेते हैं, और उसके बाद में पुर्तगालियों की एक सबसे बड़ी देन कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू। आजकल जो तंबाकू है वो पुर्तगालियों की देन है, और आते ही उन्होंने तंबाकू की खेती शुरू करवाई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था शाह आलम के काल में, ये ध्यान रखें आप। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है वो आता है 1803 का, जिसमें उन्होंने शाह आलम को कोशिश की थी वहां से हटाने की और दिल्ली पर कब्जा करने की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो यहां पर आंसर होगा पालखेड़ा का युद्ध। उसके बाद में जो है ये मुंशी शिवगांव की संधि होती है, और ये जो लड़ाई होती है ना, ये पालखेड़ा का युद्ध वो होता है 1728 में। इसका आप ध्यान रखेंगे 1728 में इसका जो है युद्ध होता है, और ये जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है? तो होता है पेशवा बाजीराव प्रथम, और उनके सामने होता है हैदराबाद का निजाम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांगोला का युद्ध सांगोला की संधि कब होती है? तो सांगोला की संधि होती है 1750 में। ये जो सांगोला की संधि है ना दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 1750 के वक्त में जो मराठा छत्रपति होते हैं जिनका नाम होता है राजा राम, वो भी सेकंड वाले,
राजा राम सेकंड के और बालाजी बाजीराव के बीच में होता है। बालाजी बाजीराव के मध्य ये जो है संधि होती है। अगले पेज का क्वेश्चन सबसे पहला है कि इलाहाबाद की संधि कब होती है। तो इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 के वक्त में होती है। और जो ये इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में होती है, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, एक तरफ होते हैं मुगल, दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेज। ठीक है, ये याद रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिलती है। तो याद रखना, जब ये 1600 के वक्त में जब ये यूरोपियन देश आने लगते हैं, तब ये 1600 की ईस्वी के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिल जाती है। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी। तो पांडिचेरी की स्थापना होती है 1664 के वक्त में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी। तो पांडिचेरी, देखिए सारे क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके सामने आ रहे हैं, तो याद रखना फ्रांसिस मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी पांडिचेरी की, जो अभी भारत का एक अंग है। ठीक है, इसके बारे में अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था। तो अंग्रेजों ने 1761 के बाद में जो है उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं और वहां से अब पांडिचेरी उनके पास आ जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद में आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको वापस बता देता हूं। 1773 से लगा के 1785 तक ये जो है उनके उत्तराधिकारी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद में यही आए थे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। इनका जो कार्यकाल है 1828 से 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हड़प की नीति। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक होता है राज्य क्षय की नीति, दोनों ही सेम हैं, लेकिन अभी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है राज्य क्षय किसके द्वारा लागू किया गया। तो काफी लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कंफ्यूज हो जाने के चक्कर में और गलत कर जाते हैं। तो यहां पर आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति कीजिए या राज्य क्षय नीति कहिए, एक ही बात है। 1848 से इनका कार्यकाल होता है 1856 तक, और ये बहुत बार ऐसे पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब होता है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में आ जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा सतारा, झांसी, नागपुर, जयपुर, अवध और संबलपुर, ये काफी जो राज्य हैं हड़प नीति के अंतर्गत जो है अंग्रेजों के पास में आ जाते हैं। न भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो यहां पर आता है लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो वहां पर लॉर्ड कैनिंग आता है। 1856 से लगाकर 1862 तक इनका कार्यकाल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की। ये जो आंग्ल है, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, इनके बीच में युद्ध होना था, वो भी तीसरा। तो टीपू सुल्तान चाह रहा था कि युद्ध थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, है ना, इसलिए उसने संधि करने का प्रस्ताव रखा, जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। रंगपट्टनम की संधि, ध्यान रखना, न आएगा बीच में। ओके, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 1792 के टाइम में, मार्च का वक्त था। ठीक है, नेक्स्ट इज 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था। तो आंसर आता सिराजुद्दौला। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा 1757 ईस्वी को हुआ कौन सा था, युद्ध कौन सा हुआ था। आपको युद्ध के बारे में बताना है, ठीक है, कमेंट करके, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। मैं ये भी पढ़ा चुका हूं, रॉबर्ट क्लाइव ने इसका जो है नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे रिपीट हो रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे एक के बाद एक रिपीट हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में। आपको मैंने डेट भी बताई थी, तो आपको कमेंट करके डेट बताना है कि बक्सर का युद्ध का डेट क्या थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, वो किया था हेक्टर मुनरो, और उनके सामने 3 और राजा थे। कौन कौन से? बंगाल, या तो होगा बंगाल का शासक, अवध का शासक और मुगल सम्राट। ठीक है, यानी कि दिल्ली का राजा। ये सब थे, आपको याद तो होगा ना, मैंने आपको सारी जानकारी दे चुका हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुगोली की संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी की तरफ होते हैं नेपाल के बीच। सुगोली की संधि का जो ईयर आता है वो याद रखेंगे ना, 1816 के वक्त में ये होता है। इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये संधि होती है ना। और ये अंग्रेज ये चाह रहे थे कि नेपाल का काफी हिस्सा उनके करीब आ जाए, लेकिन कुछ हिस्से पे कब्जा करने के बाद ये संधि कर लेते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां होती है? श्रीरंगपट्टनम में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, और ईयर तो आपको मैं बता भी चुका हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन के लिए, मतलब ठगी प्रथा को रोकने के लिए या उसका उन्मूलन करने के लिए गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका किसकी थी? वो थी विलियम बेंटिंक की। विलियम बेंटिंक चाह रहा था कि भाई ये ठगी प्रथा है उसको रोक लिया जाए, जो ठगी कर रहे हैं या खासकर अंग्रेजों के साथ जो ठगी हो रही है उसको रोका जाए, तो उसने ये प्रयास किया था। और इनका जो है कार्यकाल आता है 1828 से लगाकर 1835 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वोडियार किसके शासक थे? तो वोडियार थे मैसूर रियासत के शासक माने जाते हैं। ठीक है, ये वोडियार हम लोग जैसे अब राजपूत वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, वैसे वोडियार था। चलिए नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो आती है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी है, तो सॉरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757। देखिए 1757 को क्या हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो 1757 के टाइम में रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त करते हैं, और उसके बाद में वो एक युद्ध जीतते हैं जिसके बारे में आपको बता चुका हूं 1757 में, आप लोग को याद जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो द्वैध शासन का जो अंत है वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इस बारे में ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि द्वैध शासन स्टार्ट किसने किया था, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, स्टार्ट जो है बंगाल से स्टार्ट होता है, वो भी 1765 के टाइम में। ठीक है, और ये द्वैध शासन का जो अंत है वो वॉरेन हेस्टिंग कर जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? अगर मैं जाति के तौर पर बात करूं तो वो है मराठा। मराठों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। इन्होंने मुगलों का भी अच्छे से विरोध किया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने सिर्फ मराठी थे जिन्होंने बहुत हद तक इनका विरोध किया था। अगला आता वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इनके ऊपर बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो यही आता है कि पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, और सन आता है 1510 के टाइम में, 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो आता है पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल में कौन आ जाता है? ठीक है, वो आता है वास्को डी गामा, सबसे पहले आता है, और वो कोशिश करता है कि उसका देश सबसे पहले यहां पर व्यापार करना शुरू करे या व्यापार कंपनी खोल दे। वास्को डी गामा भारत कब आता है? वो आता है 1498, 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंच जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आता है? कालीकट यानी केरल। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन उसके साथ में जुड़ जाता है, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? वो है पुर्तगाल का रहने वाला था, है ना। इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे ये क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर बैंड किया था? तो वो था सर थॉमस रो। इन्होंने वहां पर जाके व्यापार कंपनी खोलने का अपना जो है प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? यानी गोवा और दमन द्वीप को अपने कंट्रोल में लेने वाले कौन थे? वो थे पुर्तगालियों के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और इनको जो है कब्जा उन्होंने करीबन 1616 के टाइम में करना स्टार्ट कर दिया था।
अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो आता है जहांगीर से। उन्होंने अनुमति मांगी थी कि हमें प्लीज क्या करने दीजिए, यहां पर हम लोगों को कंपनी खोलने दीजिए, हम लोगों को व्यापार करने दीजिए। और उसी के तौर पे उन्होंने जो है पहली फैक्ट्री कहां खोली? तो अंग्रेजों ने पहली जो फैक्ट्री खोली है वो सूरत में खोली। और सूरत की जो है हर बार डेट पूछी जाती है, सॉरी ईयर पूछा जाता है, तो आता है 1608 के टाइम में उन्होंने सूरत में प्रथम कंपनी अपनी फैक्ट्री खोल दी थी। अगला आता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आता है वास्को डी गामा, ना कि कोलंबस। याद रखना, काफी लोग कोलंबस के ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन यहां पर होता है वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम रखा गया? तो तृतीय कर्नाटक की जो संधि है उसको रखा गया पेरिस की संधि। ये आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा, ठीक है। अब देखिए, ओके ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकता है? संधि का टाइम पूछ सकता है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ये फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में ये संधि होती है और ये युद्ध भी होता है। ये जो टाइम होता है वो होता है 1763 का, 1763 के बीच की ये घटना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगला आता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था, यानी केरल के पास पहुंचा था, तो उसके उतरने के बाद किसने स्वागत किया था? तो कालीकट के एक राजा थे जिनका नाम आता है जमोरिन। जमोरिन ने उनका अच्छे से स्वागत किया था और उनका मानना था कि यहां से थोड़ा सा जो है भारत का व्यापार अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में फायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो अंग्रेजों के साथ बाजीराव द्वितीय ने एक संधि की थी जिसे बेसिन की संधि बोली जाती है। 1802 यानी 1802 के वक्त में यह संधि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ये बहुत बार पूछा गया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये नीले पानी की नीति अपनाई थी। ये चाह रहा था कि जो हिंद महासागर है उस पर उसका सागर, ओके, हिंद महासागर है, उसके ऊपर उसका एक मैत्रो मतलब एक ही अधिकार हो सके, वो पूरा नियंत्रण करना चाहता था, ताकि जो जहाज है वो उसकी कंडीशन को वहां पर अपनाना चाहता। वो सोच रहा था कि हिंद महासागर में अगर उसका राज हो गया तो भारत में उसका पूरा राज हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आता अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर? इसके देखिए, इसके ऊपर देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था अल्फांसो के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अब जो है अल्फांसो है गवर्नर बन के आया था, पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया था 1509 के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब आया था? 1505 के वक्त में ये गवर्नर बन के आया था, है ना। अभी मैंने बताया था कि जो अल्मीडा, फ्रांसिस्को अल्मीडा चाहता था कि पूरे हिंद महासागर में उसका अधिकार हो सके, तो था नीले पानी की नीति अपनाई थी उसने। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? पुर्तगाली हमने सुन लिया, अब डच नागरिक के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो यहां पर आता कार्नेलिस ड हस्तमान। ओके, चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था 1639 में और उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बन के आया? यानी कि ये फ्रांस का था और फ्रेंच गवर्नर बन के आया था 1742 के टाइम में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो आता है हॉकिंस को उसने खान की उपाधि दी थी। इसी के वक्त में, जहांगीर के वक्त में ही ये जो है व्यापारी कंपनियां आने लग जाती हैं और व्यापार खोलना स्टार्ट कर देते हैं। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो आता है रॉल्फ फिंच।
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में खोली थी, ये ध्यान रखना। देखिएगा, देखिए डचों की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, याद रखना। उस कंपनी की जो स्थापना है वो 1602 में कर दी जाती है। 1605 में वो फैक्ट्री खोल देते हैं, जिस जो जगह थी वो थी मुसलीपट्टनम। ठीक है, ये याद रखना इस बात का। और जो उनका व्यापारी था, जैसे मैंने अभी बताया था, क्या नाम था, कार्नेलिस डस्तमान, है ना, ये जो है आता है 1596 में, मतलब 1596 में वो यहाँ पर कालीकट के वो भारत की तरफ आता है और भारत में आने वाला पहला डच यात्री था। 1596 में 1602 में यहाँ पे स्थापना कर लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1605 में पहली फैक्ट्री खोल देते हैं मुसलीपट्टनम। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो आता है मुंबई, यानी कि हम लोग पहले बंबई कहा करते थे, ये मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? तो यहां पर आता है कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कंपनी है वो खोल दी थी, या कोठी खोल दी थी, वो थी 1500 के टाइम की बात है, ये 1500 ईस्वी। क्लियर? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? यहां पर फैक्ट्री की बात करें तो 1612 ईस्वी आ जाता है। अगला क्वेश्चन इस तरह से कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह आता है शाह आलम द्वितीय। ओके, यहां पर अब जब दीवानी की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि एक मुफ्त तौर पर पैसे लेने की बात की गई। ठीक है, इसी हिसाब से दीवानी इनको दी गई। भारत में पहली बार मुद्रण यानी कि जो पैसे छपाई जो मशीन होती है उसकी स्थापना किसने की थी? तो यहां पर ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने। ये सिर्फ पैसा कमाने आए थे और पैसा को छापने भी लग गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरलोपर्स कौन थे? तो इंटरलोपर्स की बात की जाए तो ये इंटरलोपर्स थे एक ऐसे लोग जो व्यापारियों को लूटा करते थे, यानी कि अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक जो लुटेरे थे उनको इंटरलोपर्स बोला जाता था। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी? तो उस समय जब लगभग अकबर के हाथ में ये पूरा का पूरा एरा था। उसके बाद में जहांगीर आ जाता है और जहांगीर यहाँ पर उनको इजाजत दे देता। ध्यान रखना, क्योंकि अकबर का टाइम ये माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। ध्यान रखना, वो इंग्लैंड में हुई थी और भारत में तो ये सिर्फ आकर अपने स्टेबलाइज किया था उसने, है ना। तो उस समय अकबर के टाइम में इसकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। जहांगीर से वो यहाँ पर व्यापार करने का अनुमति मांगते हैं। उस समय जहांगीर यहाँ का शासक होता है, मुगल सम्राट होता है। ये थोड़ा अपने दिमाग में क्लियर करना। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो आता है 1654 के वक्त में। देखिएगा, इसमें एक बड़ी घटना है कि 1947 में भारत आजाद हो जाता है, यानी कि अंग्रेज उनको ये सारा काम काज छोड़ के चले जाते हैं, यानी ये सब सुपुर्द कर देते हैं भारत सरकार को। लेकिन जो फ्रांसीस होते हैं वो इसको सुपुर्द करते हैं 1954 के वक्त में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1660 के टाइम में, आई थिंक मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फ्रांसिस और साथ में सामने होते हैं अंग्रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो वह है मुंबई शहर, उसको इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप लोगों के जो है यहाँ क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास के हमने लगभग 150 क्वेश्चन देखे हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने उनको पढ़ा होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को और भी सीरीज मिलती जाएगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अभी भी जो है आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है, और साथ में ये बताना चाहता हूं कि 14 तारीख याद रखिएगा, 14 अगस्त आपके लिए मेगा टेस्ट होने वाले हैं। वो भी 2 पेपर आप लोगों के लिए, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी।
दोनों के दोनों मेगा टेस्ट होने वाले हैं, उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे और साथ में सुमेश जी सर के जो है नोट्स भी आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। ऐप कहाँ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा उसका लिंक, ताकि वो आपसे वो आराम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।